दूसरी तरफ उसी गार का मंजर दिखाया जाता है और उस्मान साहब सुल्तान मसूद को इस बात की यकीन दहानी करा रहे होते हैं कि मैं किसी भी तरीके से इस्मान सुल्ताना से वो मोहर छीनने में कामयाब हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान शेख अदाबाली वहां पर आ जाते हैं और उनके हमरा उनकी बेटी बाला खातून भी होती हैं। आते ही शेख अदाबाली सबसे पहले सुल्तान मसूद की खैरियत दरियाफ्त करते हैं। जब शेख अदाबाली को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि सुल्तान मसूद बेहतर हैं, तो उसके बाद वो उस्मान साहब से कहते हैं कि अब मुझे इस बात का खूब अंदाज़ा हो रहा है कि आपने मेरे साथ बाकी दरवेशों को यहाँ पर क्यों बुलाया था। फिर उस्मान साहब उनको अपने पूरे मंसूबे से आगाह करते हैं कि दरवेशों को इसीलिए बुलाया जा रहा है कि सुल्तान मसूद को दरवेशों के ज़रिए खानकाह में किसी न किसी तरीके से पहुँचाया जाए, क्योंकि इस वक्त सुल्तान मसूद के लिए सबसे बेहतरीन और महफूज मकाम खानकाह ही है। साथ ही साथ उस्मान साहब ये भी कहते हैं कि क्योंकि सोगूद में पहले ही इस्मान सुल्ताना मौजूद हैं और इस्मान सुल्ताना इतनी मगरूर हैं कि वो कभी ये जानने की कोशिश नहीं करेंगी कि उनके नाक के नीचे क्या चल रहा है, यानी कि सोगूत में सुल्तान मसूद हो भी सकते हैं या नहीं। और इसी चीज़ से फ़ायदा उठाते हुए दरवेश आसानी सुल्तान मसूद को खानकाह तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। फिर शेख अदब अली सुल्तान मसूद से कहते हैं कि ये हमारे लिए बायस शर्फ है कि हम आपकी मेहमान नवाजी करें, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आपकी तवक्कुआत ये हैं कि जो आसाइश की चीज़ें महल में मौजूद हैं वही आपको खानकाह पर मिलेंगी। तो मैं आपको पहले ही आगाह करना चाहता हूँ कि हमारी खानकाहों में मखमल के बिस्तर मौजूद नहीं, हमारे यहाँ बकरे की खाल से बने हुए बिस्तर मौजूद हैं और मुमकिन है कि आपको ये पसंद ना आए। सुल्तान मसूद जवाबन कहते हैं कि खालों से बने बिस्तर उन मखमल की गद्दियों से बहुत बेहतर हैं, कम से कम इंसान की जान महफूज हाथों में तो होती है। फिर उस्मान साहब बाला खातून की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये हमारा वो काम लाजमन करेंगी। उस्मान साहब बाला खातून से कहते हैं कि हम इस्मान सुल्ताना की मुकम्मल ताकत छीन लेना चाहते हैं, जिसकी वजाहत करते हुए सुल्तान मसूद कहते हैं कि उस्मान साहब का इशारा इस्मान सुल्ताना की उस मोहर की जानिब है जिसके तहत वो फैसले किया करती हैं, और आपके ज़िम्मे ये काम लगाया जा रहा है कि आप वो मोहर किसी भी तरीके से छीन लें। उस्मान साहब जवाबन कहते हैं कि बाला खातून ये काम किसी भी परेशानी के बगैर मुकम्मल कर लेंगी, आप बेफिक्र रहिए। फिर बाला खातून कहती हैं कि उस्मान साहब ने जैसा कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये काम हो जाएगा। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि वक्त आ गया है कि आप शेख अदब अली के हमरा दरवेशों के ज़रिए खानकाह तक पहुँच जाएं। मैं अल्लाह के बाद आपको अपने सबसे बाएतमाद लोगों में छोड़कर जा रहा हूँ। सुल्तान मसूद पूछते हैं कि उस्मान साहब आप कहाँ जा रहे हैं। उस्मान साहब जवाबन कहते हैं कि मैंने कुछ देर कबल आपसे 2 सरों की बात की थी कि मैंने 2 सर कलम करने हैं, उनमें से एक सर को कलम करने के लिए मैं जा रहा हूँ। उस्मान साहब का इशारा सवेली और कमांडर समागर की तरफ होता है। दूसरी तरफ उसी कैद खाने का मंजर दिखाया जाता है जहां इस्मान सुल्ताना को नूर अल पर तरह तरह के जुल्म करने के बाद फ्रिक को भी वहां पर बुला लेती हैं। फ्रिक को देखकर इस्मान सुल्ताना कहती हैं कि कोनूर अल्प को तो ये भी नहीं मालूम कि जिसको वो मार्था समझ रहा है वो फ्रिक थी। फ्रिक जवाबन कहती है कि ये राज जानने के बावजूद भी इसको कोई फायदा हासिल नहीं होगा, क्योंकि ये जिंदा बचने वाला तो है ही नहीं। फिर इस्मान सुल्ताना फ्रिक से पूछती हैं कि तुम्हारे हाथ में जो बक्सा मौजूद है इसमें क्या है, और फिर इस्मान सुल्ताना कोनूर अल्प के करीब होकर उसे बताती हैं कि ये वो कीड़े हैं जो यैनी शहर के खाने पीने की अशिया के अंदर मिला दिए जाएंगे, जिससे यैनी शहर में तरह तरह की बीमारियां फैल जाएंगी। कोनूर अल्प जवाबन कहते हैं कि तुम लोग बहुत ही बेशरम हो। फ्रिक कहती है कि देखें ये बोलने लगा है। फिर इस्मान सुल्ताना कोनूर अल्प से कहती हैं कि लोगों पर इसका क्या असर होगा ये जानने के लिए पहले ये कीड़े तुम पर छोड़े जाएंगे। उसके बाद फ्रिक वो बक्सा खोलकर उन कीड़ों को कोनूर अल्प के जख्मों पर छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से कोनूर अल्प कर्रा रहे होते हैं क्योंकि उनको बहुत तकलीफ हो रही होती है, और इस्मान सुल्ताना नहायत इत्मीनान के साथ उस जंदान से बाहर निकल जाती हैं और कोनूर अल्प के चिल्लाने की आवाज़ें सुन रही होती हैं। दूसरी तरफ एनागोल किले का मंजर दिखाया जाता है जहां वो तीनों सरदार तुर्गुत बे के सामने मौजूद होते हैं, जिसमें उराज अल्प तुर्गुत बे से सवाल करते हुए दिखाई देते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं कि हमने पहले आपका साथ दिया और खाने की अशिया यानी शहर तक मुंतकिल करवा दी, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं हो रहा कि अभी मजीद ऐसा क्या है जिसके लिए आपने हमें यहाँ पर बुलाया है। तुर्गुत बे कहते हैं कि उराज अल्प मुझे बताइए क्या हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। साहिन बे कहते हैं कि आपका इशारा किस बात की तरफ है।
कौन सा ऐसा काम है जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ और जिसे मुकम्मल करना बहुत जरूरी है। फिर तुर्गुत बे कहते हैं, क्या काफिरों से हमने मुकम्मल किले हासिल कर लिए हैं? क्या वो सरजमीनें जिसके लिए हमने खून बहाया था, वो हमने काफिरों से मुकम्मल तौर पर ले ली हैं? तुर्गुत बे कहते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने कुछ भी हासिल नहीं किया, अभी बहुत कुछ मौजूद है जिसका हासिल करना बहुत जरूरी है। फिर औराज बे कहते हैं कि आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप काफिरों के साथ दस्तरखान पर बैठकर खाना खा रहे थे तो हमारे तख्तों के सामने काफिर आ खड़े हुए थे और हमें उनके साथ मिलकर काम करना पड़ा। और यही नहीं, बल्कि उस्मान साहब भी जब जा रहे थे तो आपने क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया, बल्कि आपने तो उस्मान साहब का साथ ही छोड़ दिया। तुर्गुत बे गुस्से में जवाबन कहते हैं कि आप लोग एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं, और मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जब मैं इस्मान सुल्ताना के साथ उन काफिरों के साथ बैठकर खाना खा रहा था तो वो खाना मेरे लिए जहर से कम नहीं था। और अगर आप मौजूदा सूरत हाल पर गौर करें तो मुझे पहले ये बताइए कि उस्मान साहब इस मुश्किल घड़ी में कहाँ हैं और औकतम बे कहाँ हैं? इस वक्त एक ही शख्स आप लोगों के सामने मौजूद इन तमाम तर परेशानियों का सामना कर रहा है और तगो-दो करने की कोशिश कर रहा है, और वो मैं हूँ। फिर दैमिरान बे जवाबन कहते हैं कि अगर आप फतह हासिल करने के मकसद से हमसे बातचीत कर रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारी जानें हमेशा फतूहात हासिल करने के लिए हाजिर हैं। अब बताइए कि आपका अगला मंसूबा क्या है? फिर तुर्गुत बे उनको अपना मंसूबा बताते हैं कि हमारे किलों में उलोफ के जो कुत्ते मौजूद हैं उनको हम खुद ही मार देंगे, क्योंकि उलोफ इतना घमंडी और मगरूर इंसान है कि वो ये बात कभी भी नहीं सोच सकता कि हम किलों में घुसकर उसके काफिर साथियों को मार गिराएंगे, और हम उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। और जब हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे तो वो तमाम तर किले जिस पर सिर्फ तुर्कों का हक है और वो तमाम तर सरजमीनें जो तुर्कों के लिए हैं, हमें वो हासिल हो जाएंगी। तुर्गुत बे कहते हैं कि किले का बाहर से मुहासरा मेरे तमाम तर सिपाही करेंगे और अंदर से आप दरवाज़ा खोल देंगे। फिर आप और हम मिलकर उलोफ के कुत्तों से लड़ेंगे और उनको कत्ल कर देंगे। अब आप बताइए सरदारान, क्या आप मेरे साथ हैं? अभी वो कोई जवाब नहीं दे रहे होते कि उस्मान साहब सरदारी कमरे का दरवाज़ा खोलकर दाखिल हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मौजूद तमाम तर सरदारान मेरे साथ हैं। जैसे ही उस्मान साहब तुर्गुत बे के करीब आते हैं तो तुर्गुत बे भी उस्मान साहब को सीने पर हाथ रखते हुए रवायती अंदाज में सलाम करते हैं। दूसरी तरफ यानी शहर में उस्मान साहब की हवेली का मंजर दिखाया जाता है, जहां आयशा खातून और उलगन खातून आपस में बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। उलगन खातून आयशा खातून से पूछती हैं कि आखिर इन दोनों के दरमियान इस तरह के इख्तलाफात क्यों पैदा हो रहे हैं। आयशा खातून जवाबन कहती हैं कि मेरे ख्याल से अभी ये बेहतर वक्त नहीं कि तुम इन मौजूआत पर बात करो, क्योंकि अभी दोनों खवातीन का गुस्सा ताज़ा है। फिर उलगन खातून कहती हैं कि अगर बेंजी खातून ने यह कह ही दिया था कि मैं अपने हाथों से कबीले में सामान पहुंचाऊंगी तो इसमें गलत ही क्या था। शायद इसी वजह से हम दोनों कबीलों के दरमियान बाहमी मामलात बेहतर हो जाते। अभी ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान मलहन खातून भी वहां पर आ जाती हैं